Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss previous year BSc first year question paper of physical chemistry. ये हमारी physical chemistry वाले MCQ based previous year questions की BSc फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने 14th क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन दिया था। अभी जो बाकी के 50 क्वेश्चंस हमें करने हैं उसमें से सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं उसमें 30 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे, 15 to 30। अभी आपको ये ऐसी खिचड़ी सी दिख रही होगी, जब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करूँगा लास्ट वाले से, फिर मैं इसे रब करता चला जाऊंगा और आपको स्पेस बनाता हुआ चला जाऊंगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे 30 नंबर के क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि 30 नंबर के क्वेश्चंस में आप ध्यान दो तो विच क्रिस्टल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किस क्रिस्टल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है आपको बताना है। आयनिक का, कोवेलेंट का, मेटेलिक का या मॉलिक्यूलर का। तो सारे के सारे ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल्स होते हैं और आयनिक वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो इसको करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट इसको ज़्यादा लगना चाहिए था मेल्ट करने के लिए, लेकिन इसमें एक कोवेलेंट बॉन्डिंग करेक्ट आंसर दिया है हर जगह पे। तो इसमें आपके पास डायमंड होता है, डायमंड के कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और डायमंड का क्रिस्टल इतना मजबूत होता है कि अगर उस पर हथौड़ा भी मारो तो डायमंड नहीं टूटता, हथौड़ा टूट जाता है। ऐसे कहते हैं कि इतनी मजबूती होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग में। तो जितना मजबूत होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी या ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल बोलना चाहो तो आप डायमंड का एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो। विच इज़ एन एमरफस सॉलिड, तो मैंने सॉलिड पे भी वीडियो बनाया है। तो शुरू के एग्जाम्पल में ही मैंने NaCl, KCl, डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिका, ये सारे क्रिस्टलिन सॉलिड के एग्जाम्पल लिखाए थे। ग्लास, कोल और आपका प्लास्टिक्स हो गया, ग्लास, कोल, प्लास्टिक, ये आपके जो मैंने एग्जाम्पल लिखाए थे वो आपके एमरफस सॉलिड में लिखाए थे। तो आपका जो ग्लास है वो आपका कैसा है, एक एमरफस सॉलिड होता है। तो आपको ये एग्जाम्पल ही याद रखने होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यही एक क्वेश्चन देगा। तो आप फर्स्ट वीडियो देख लेना कि सॉलिड स्टेट का मेरा वाला, उस पर मैंने सॉलिड के एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन के और एमरफस के सबको डिफाइन किया है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा अगर कोई और क्वेश्चन भी एग्जाम्पल देता है तो भी। द रेडियस ऑफ एन आयन इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ऑफ अ एज लेंथ ए, अगर कोई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है और उसकी एज लेंथ ए है, तो वैसे मैंने इसमें एक डर टेबल ट्रिक पढ़ाई थी, डर टेबल से, वहाँ से आप किसी का भी एज लेंथ वगैरह के बीच रिलेशनशिप निकाल सकते हो। लेकिन वो कह रहा है अगर एज लेंथ ए है तो रेडियस बताओ। तो मैं फिलहाल इसको एक्सप्लेनेशन दे करके समझा देता हूँ आपको कि आपके पास BCC क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ तो BCC क्रिस्टल में क्या होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं पार्टिकल और बॉडी के सेंटर पर होते हैं। तो कॉर्नर पर ये पार्टिकल है और ये बॉडी के सेंटर पर है। आप कहोगे बॉडी सेंटर में तो हम ऐसे दिखाते हैं, कोने पर और बॉडी सेंटर पर, लेकिन आप जानते हो कि सॉलिड है तो सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, उसी को सॉलिड कहते हैं। तो इस केस में एक्चुअली में एक कॉर्नर पे है ये फ्रंट और ये बैक कार्बन के कॉर्नर पर एक सॉलिड का क्रिस्टल या गोला लगा है, एटम लगा हुआ है या पार्टिकल लगा हुआ है और एक बॉडी के सेंटर पर होता है। और ये इतने दूर दूर नहीं होते, इतने चिपके हुए होते हैं, वो तो आपको जूम करके समझाया जाता है। तो ये जो बनता है वो बनता है आपका बॉडी डायगोनल। तो फेस डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो होती है √2a और पाइथागोरस लगाते हो तो बॉडी डायगोनल अगर एज लेंथ a होती है तो वो होती है √3a। लेकिन अगर आप देखो तो इसका रेडियस r, इसका रेडियस r और ये r और ये r, आधी आधी रेडियस 2r, तो एक्चुअली ये 4r के इक्वल हो जाएगा, बॉडी सेंटर के इक्वल। तो अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है तो रेडियस r इक्वल टू आ जाएगा √3a/4। तो √3a/4, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको मैंने एक ट्रिक पढ़ाई थी, ये तो खैर आप सॉलिड वाला देख लेना वीडियो, तब वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो आपके पास रेडियस r इक्वल टू √3a/4 आ जाएगा। तो आप इससे कर सकते हो और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी के लिए देगा। तो मैं इस पर वो जो मैंने बनाया है वीडियो डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हो लिंक से जा करके, क्योंकि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी सेंटर्ड के लिए पूछे। हो सकता है वो FCC के लिए कहे और किसी के लिए भी पूछ सकता है, SCC, BCC, FCC एंड। तो अगर वो सिर्फ किसी के लिए भी पूछता है तो आप ट्रिक से उसे 1 मिनट में कर लेंगे। तो वो वीडियो मैं आपको भेज दूँगा, अभी मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। द वॉल्यूम occupied by an atom in a simple cubic unit cell is, आपके पास वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय SCC कोई क्रिस्टल है, सिंपल यूनिट सेल या सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक वाला क्रिस्टल है, तो उसमें जो उसका वॉल्यूम है वो कौन से फॉर्मूले से दिया जाएगा इन चारों में से। तो इन चारों में से
आपका, मैं इसको एक्सप्लेनेशन के लिए पहले नीचे वाले रब कर देता हूँ आपके लिए, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, शुरू में ही आपको पता चल जाएगा। और इस वाले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके आपको एक फॉर्मूले से आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास वॉल्यूम की बात करते हो आप डेंसिटी की, तो Z इंटू, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखना है SCC के लिए। तो SCC के लिए वॉल्यूम जो होता है, किसी के लिए भी, किसी भी क्रिस्टल का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये एक्चुअली जो भी पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके गोले होते हैं, गोले स्फेयर होते हैं, तो स्फेयर का वॉल्यूम ये होता है। और टोटल लेटिस पॉइंट की बात करूं तो टोटल लेटिस पॉइंट के लिए आपका Z वैल्यू से भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो SCC के लिए जो Z वैल्यू होती है वो होती है 1 इंटू 4/3 पाई r। अब आप SCC की बात करो तो पार्टिकल केवल कॉर्नर पर होते हैं, तो आप देखो तो कॉर्नर पर ऐसे चिपके हुए होंगे, तो ये डिस्टेंस तो हो गई आपकी A और ये हो गई R और R, तो A इक्वल टू हो गया आपके लिए 2R, तो A इक्वल टू 2R हो गया, तो R की जगह कितना हो जाएगा A/2 का होल क्यूब। आगे बढ़ाएंगे इस फॉर्मूले को, तो 4/3 पाई A क्यूब अपॉन 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि आएगा आपका 8, तो 4 2 जा कितना हो गया आपके लिए 8, तो पाई A क्यूब अपॉन 3, तो पाई A क्यूब अपॉन 3, सॉरी 3 2 जा 6, पाई A क्यूब अपॉन 6, C विल बी द करेक्ट आंसर, C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले पे 26 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो KCl गुड कैसा कंडक्टर होता है, गुड, बैड, सेमी कंडक्टर या कोई भी नहीं। तो KCl एक आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि K+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, और आयनिक वाले बहुत तेज़ी से आयन मोशंस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सिस्टम के अंदर, और जब तेज़ी से मूवमेंट करेंगे तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करेंगे, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर। ब्रेग्स इक्वेशन का फॉर्मूला होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, तो n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ये फॉर्मूला याद रख लेना। 4 ऑप्शंस दिए थे उसमें, एक ऑप्शन ये भी था n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया आपके पास। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज, NaCl का स्ट्रक्चर मैंने अलग से पढ़ाया है, लेकिन NaCl में आपके पास Na पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो ऑक्टेडल वॉइड में होते हैं, और जो आपके Cl नेगेटिव होते हैं वो FCC में होते हैं। तो आपके पास वैसे तो इसका स्ट्रक्चर ये नहीं होता इन चारों में से कोई सा भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके ज़्यादातर पार्टिकल FCC में होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर एज कंपेयर मानते समय FCC में मानेंगे, या FCC जैसा माना जाता है। बाकी उसके स्ट्रक्चर को मैंने स्ट्रक्चर पे भी अलग से वीडियो बनाए हैं, सॉलिड स्टेट में जितने सारे पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाए वहाँ पे आप देख सकते हो। फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द FCC विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप याद रखोगे कि NaCl का स्ट्रक्चर या क्रिस्टल FCC के जैसा होता है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन द क्यूबिक क्रिस्टल इज, अब ये क्वेश्चन आपने वैसे नहीं पढ़ा ना, मैंने इसे कहीं पढ़ाया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे कि अगर आपके पास क्या पूछ रहा है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पूछता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो 23 होती है। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल पूछा जाता है तो 7 टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। क्यू टावर मदर से ट्रिक पढ़ाई थी मैंने क्रिस्टल को याद करने की, सॉलिड में मैंने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाई हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं, और 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं। ब्रेविस लैटिस भी मैंने वहाँ पे वीडियो में कवर किया है, तो वैसे इसमें ब्रेविस लैटिस का कोई भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर वो आपको ब्रेविस लैटिस क्वेश्चन पूछता तो 14 होती, क्रिस्टल लैटिस पूछता तो 7 होती, और आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वो 23 होती है। इस बात को आप याद रख लेंगे। द क्लोजेस्ट पैकिंग इन मैक्सिमम इन द क्रिस्टल इज, SCC, BCC और FCC में क्लोजेस्ट पैकिंग किस में होती है? तो SCC में तो केवल कॉर्नर पर होते हैं, BCC में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर होते हैं, FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर पर होते हैं और 6 फेस पर भी होते हैं। तो ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पे होंगे तो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। तो इन तीनों के एग्जाम्पल में से नन वाला ऑप्शन ना होकर के FCC विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो क्लोज पैकिंग उनके अंदर होगी। तो क्लोज पैकिंग किस में होती है सबसे ज़्यादा? FCC में होती है, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा आता है। इसने पूछा नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52.4, 68% और 74%। तो इसकी पैकिंग सबसे ज़्यादा मानी जाती है 74%।
तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। इस पैकिंग फ्रैक्शन पे भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से सॉलिड में मैंने इसको पढ़ाया है, तो जरूर सॉलिड की वीडियोस जरूर देख लेना। क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, क्रिस्टल को कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? 7 टाइप के क्रिस्टल, ये आपके एग्जाम्पल भी है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। तो 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं। पैराकोर इज अ प्रॉपर्टी विच इज, यहाँ पे जितने जो ये ऑप्शन है इसमें भी वही ऑप्शन दिए थे, तो इसका आंसर ये वाला होता है, एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव। तो इसका जो आंसर होता है, पैराकोर जो एक प्रॉपर्टी है, पैराकोर सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जो सरफेस टेंशन या आपके वॉल्यूम को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड टू सरफेस टेंशन होती है। वॉल्यूम के बेसिस पर इसको समझाया जाता है। वॉल्यूम और सरफेस टेंशन के बीच अभी फॉर्मूला भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, तो वो समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो पैराकोर जो एक प्रॉपर्टी होती है वो आपको याद रखना एडिटिव भी होती है और कॉन्स्टिट्यूटिव भी होती है। एडिटिव का मतलब नंबर ऑफ अमाउंट पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा तो आपकी ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी, वो मैं बता दूंगा अभी एक और क्वेश्चन में। जैसे ये है, विच वन इज करेक्ट फॉर पैराकोर, तो पैराकोर का फॉर्मूला होता है m/d, डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम को ही कहते हैं। अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू 1 हो जाए और ये जो m/v लिखूंगा, m से m कटेगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो वॉल्यूम को ही पैराकोर कहते हैं। ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पे से, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, m/d है और गामा की पावर 1/4, ये पैराकोर का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास से मास कट जाएगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो v गामा की पावर 1/4 हो जाएगा। अगर सरफेस टेंशन गामा की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 की पावर ये तो 1 हो जाएगा, तो पैराकोर वॉल्यूम को ही कहते हैं। ये पैराकोर का फॉर्मूला है, तो पैराकोर जो होगा वो आपका वॉल्यूम को ही कहते हैं, बस इस बात से याद रखना। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि मास या वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पैराकोर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पैराकोर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो अमाउंट के साथ साथ जो बढ़ता है उसे एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो क्वेश्चन के लिए याद रखना, एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। मोलर रिफ्लेक्शन जो प्रॉपर्टी है वो भी, मोलर रिफ्लेक्शन मोल्स पे डिपेंड करती है, जो भी चीज़ अमाउंट पे डिपेंड करती है एडिटिव तो होती है, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। दोनों के एग्जाम्पल वैसे ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये वैसे तो सॉल्यूशन का पार्ट है, सिलेबस में होगा भी नहीं फर्स्ट ईयर में, लेकिन क्लास 12 में हम पढ़ के आते हैं, तो 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हिंदी में उसे कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो वो प्रॉपर्टीज़, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती है, तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैराकोर। पैराकोर का फॉर्मूला या पैराकोर कैसे दिखाते हैं अभी मैंने आपको ये बता दिया, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, m/d गामा की पावर 1/4। एसोसिएशन 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर इज ड्यू टू, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक या वैन डर वाल फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ करके ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS एंड SI यूनिट आर डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट है। CGS और SI यूनिट दे रखी हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। इसका थर्ड पार्ट बनाऊंगा, तो थर्ड पार्ट में मैं आपको जो इसके 50 क्वेश्चंस है वो सारे कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, अपना प्यार बरसाते रहें। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और सभी के लिए एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम आने वाले हैं आप लोगों के, फर्स्ट ईयर वालों के, तो वो सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। कहीं पे किसी चीज़ का डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।